नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध की एक घटना बताऊंगा जो मेरे चारों ज़िलों में से एक बरेली से संबंधित है। बात 24 जुलाई 2019 की है। बरेली शहर का एक पॉश इलाका है, प्रेमनगर, थाना भी प्रेमनगर है, और उसमें एक और सटा हुआ मोहल्ला है राजेंद्र नगर, और राजेंद्र नगर से लगा हुआ गुलमोहर पार्क। गुलमोहर पार्क बहुत पुराने लोगों का बसाया हुआ और साफ़ सुथरा पॉश इलाका है। उसमें वो नया बसाया हुआ है और विशिष्ट लोगों का, विशिष्ट महानुभावों के बहुत उसमें आवास है। और रात में करीबन 9 बजे के आसपास 100 नंबर यानी 112 नंबर पे कॉल गई, जिसमें किसी ने ये बताया कि गुलमोहर पार्क के मकान नंबर B 112/5 में श्री नीरज सत्संगी अपनी पत्नी रूपा सत्संगी के साथ निवास करते हैं, और उनकी पत्नी रूपा सत्संगी सेंट्रल बैंक बरेली में नौकरी करती हैं, और इनका पुत्र एक दिल्ली में रहता है। और इस समय इनके मकान का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम लोगों ने बाहर से झांक के देखा, उसमें श्रीमती रूपा सत्संगी का शव पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर प्रेमनगर थे उस समय, बलवीर सिंह। 112 पास में ही कहीं उसकी लोकेशन थी। वो भाग के वहाँ पहुँची और उसने कंट्रोल रूम को ये बताया कि हम लोग भीतर गए। वहाँ बाहर किचन से झांकने पर एक महिला की लाश दिखाई दे रही है, और भीतर बेडरूम में एक पुरुष अभी ऐसा लगता है कि जिंदा है। वो हाथ पैर उसके चल रहे हैं, वो भी खून से लथपथ है। सूचना गंभीर थी। सभी लोग पहुँचे, एसएसपी भी मौके पर पहुँचे, एसपी सिटी, एसपी क्राइम, संबंधित क्षेत्राधिकारी, सब लोग पहुँचे। मैं भी गया, और मेरे साथ साथ वहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बरेली जोन श्री अविनाश चंद्रा भी पहुँच गए। नीरज सत्संगी को वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बहुत देर तक जीवित ना रह सके। उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। पड़ोसियों की भीड़ वहाँ जमा थी। पड़ोसियों ने, जो इमीडिएट पड़ोसी हैं, उनके यहाँ कोई बच्ची कंपटीशन की तैयारी कर रही है, वो इनकी दीवार से सटा हुआ जो उसका कमरा था, श्री सत्संगी के मकान की दीवार से सटा हुआ जो उसका कमरा था, उसमें पढ़ रही थी। रात में 9 बजे के आसपास अचानक उसे चीखने की आवाज़ आई। उसने आवाज़ लगाकर अपने पिताजी को ये बताया कि बगल वाले आंटी जी के यहाँ से कुछ चीखने की आवाज़ आई है। उनके फादर वहाँ से निकले, उन्होंने आवाज़ दी, भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि श्री सत्संगी का जो मकान का जो दरवाज़ा है वो हल्का सा खुला हुआ है, और हवा के कारण पर्दा ज़ोर से आगे पीछे हो रहा है। उन्होंने सत्संगी साहब के दूसरी तरफ वाले बगल के आदमी को आवाज़ लगाई कि आवाज़ देने पर कोई बोल नहीं रहा है, और चीख की आवाज़ मेरी बेटी ने सुनी है। वो भी बाहर आ गए घबरा के। धीरे धीरे करके उन लोगों ने हिम्मत करके पर्दे को खोलने की, पर्दे से झांकने की कोशिश की। चारों तरफ से झांकने के बाद उनको श्रीमती रूपा सत्संगी की डेड बॉडी किचन में पड़ी हुई दिखाई दी। उन्हीं में से किसी ने ये फ़ोन किया उनको, 112 कंट्रोल रूम को। सारे अधिकारी आ गए थे,
सारी टीमें जो संभव हैं वो आ गई थी, क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीम, डॉग स्क्वाड। भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैंने आपको बताया कि पॉश कॉलोनी का इलाका है। भीड़ बढ़ती जा रही थी। येलो टेप से लोगों के आने जाने को मना किया गया। वहाँ पे 2 कप चाय, जैसा मैंने आपको बताया था कि आधी बनी हुई 2 कप चाय थी, आधी पी हुई, आधी से ज़्यादा पी हुई, लेकिन उसका जो रंग था वो बिल्कुल ठीक था। उसके ऊपर जो परत सी जम जाती है वो बहुत ही लाइट कलर की थी और अंदाज ही लग रहा था कि ये आधे घंटे से या 1 घंटे से ज़्यादा पहले की घटना नहीं है। ब्लड भी अभी तक दोनों जख्मी लोगों के, मृत और जख्मी लोगों के जो घाव थे उनसे रिस रहा था, अभी वो कोगुलेट नहीं हुआ था। सभी लोगों ने अपना काम शुरू किया। पता लग गया वहाँ की श्री नीरज सत्संगी की भी मृत्यु हो गई है। दोनों के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सत्संगी दंपति के एकमात्र पुत्र एकमात्र संतान जतिन सत्संगी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में कहीं नौकरी करते थे। उनको भी खबर कर दी गई, वो भी बेचारे आ ही गए। 3-4 घंटे में जब भी आए, उनके माँ बाप थे और वो अकेली संतान थी। गंभीर प्रकरण था, डबल मर्डर था, बुजुर्ग दंपत्ति का मर्डर था, सीनियर सिटीजन का मर्डर था, ब्रूटल मर्डर था। कारण कोई समझ में नहीं आ रहा था। अखबार वालों के लिए मसाला मिल गया। उनको यही सब स्टोरीज सूट करती हैं। उसी समय सारे पुलिस वालों को इकट्ठा करके पुलिस लाइन में तत्कालीन एसएसपी मुनिराज ने 5 टीमें बना दी। एक टीम को उन्होंने 5 टीमें बना दी। इसी बीच में आसपास के सभी जो थानाध्यक्ष थे, इज्जत नगर के और आपके बारादरी के, किला के, कोतवाली के, ये सब लोग भी वहाँ पर आ गए। पुराने लोग थे, इनसे अपेक्षा थी कि ये मौके को देखकर कुछ बताएंगे। 5 पार्टियां बनाई गई, जिनमें से पहली पार्टी को एक्सक्लूसिव सर्विलांस का काम दिया गया। जो सर्विलांस सेल थी उनको एक सहयोग के लिए इंस्पेक्टर भी दिया गया कि आप सर्विलांस से जो कुछ निकलेगा आप नहीं हिलेंगे। आपको अगर किसी को वेरीफाई करना है, एड्रेस को वेरीफाई करना है, पीटीएस को वेरीफाई करना है, एड्रेस जो नंबर्स में कैफ अगर निकलते हैं उसको वेरीफाई करना है, आप पुलिस टीम को भेजेंगे। सर्विलांस की टीम यहाँ से टस से मस नहीं होगी। दूसरी टीम बनाई गई जो मृतक के मोबाइल फ़ोन, सीडीआर, इन सब के बारे में, जो इसको लाने ले जाने का, वो उपलब्ध कराएगी निकाल के सर्विलांस की टीम को। रास्ते में जो सीसीटीवी फुटेज लोगों ने, सीसीटीवी कभी किसी ने अपने मकान के बाहर लगा रखे हैं, किसी ने दुकान के बाहर लगा रखे हैं। गुलमोहर पार्क का जो एंट्री का गेट है वहाँ पर कुछ लोगों ने लगा रखे हैं। एक टीम को ये कहा गया कि रात भले हो गई हो, रात ही में सबको जगा के और उस टाइम पीरियड के बीच की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली जाए। तीसरी टीम एफएसएल की, उसको ये कहा गया कि अब इनके यहाँ कोई नहीं है, बेटे को आने में समय लगेगा। स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में सारी पॉसिबल जगहों से फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, अपराधी द्वारा छोड़े गए कोई निशान, इनकी विस्तृत जांच करें, जानकारी करें, फोटोग्राफी करें और वीडियोग्राफी करें। अगली टीम को ये कहा गया कि श्रीमती रूपा गांगुली, जिस बैंक में, सेंट्रल बैंक में जहाँ काम करती थी, आप वहाँ जाएंगी। कई एंगल उस समय दिमाग में आ रहे थे। बैंक का काम करने वाले लोगों से लोग लोन के लिए संपर्क करते हैं। अगर लोन का रीपेमेंट नहीं हो पाता है तो बैंक
उनसे खतो किताबत करता है, उनकी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई होती है, रखी गई होती है, उसको बेचने की या उससे पैसा वसूलने की कार्रवाई करता है। कभी कभी इस तरह की कार्रवाई में जो असामाजिक तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, या जो दबंग कहे जाते हैं स्थानीय भाषा में, वो अनावश्यक दबाव बनाते हैं बैंक कर्मचारियों के ऊपर। नोटिस न निकाली जाए, नीलामी की डेट न घोषित की जाए, नीलामी के लिए जो कमेटी बनती है वो न बनाई जाए, इस तरह की बातें। तो एक तो दिमाग में ये भी एंगल था, तो इसलिए एक मजबूत टीम लगाई गई बैंक में कि पिछले कुछ दिनों में जो इन्होंने बैंक से संबंधित कोई कार्य किया हो, कोई बड़ा लोन दिया हो, कोई बड़ा लोन रीपेमेंट में कोई चिट्ठी लिखी हो, या फिर उनका वहाँ आपस में बैंक कर्मियों से क्या कैसे रिलेशन थे, हो सकता है उनको कोई जानकारी हो या कोई लीड वो इस तरह से दे सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज रात में निकाली गई, जितनी भी संभव थी वहाँ मेन रोड से जाने की, भीतर की, पीछे वाली गली की और सामने वाली गली की। जिन जिन के पास था उन्हें रात में जगा के उनसे रिक्वेस्ट करके और उनकी फुटेज की, वो उस पार्ट की फुटेज निकाली गई। बल्कि उनसे किसी किसी से तो पूरा उनका जो रिकॉर्डिंग बॉक्स होता है वो ले लिया गया कि हम सुबह आपको वापस कर देंगे। दिन में ऐसा कुछ नहीं, रात में कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पुलिस बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। जो लोग जानकार थे, जिन्हें पता था कि हो सकता है इससे मदद मिल जाए, उन लोगों ने ऐसा ही किया। सीसीटीवी में अगले दिन दोपहर के बाद तक सीसीटीवी के विश्लेषण के लिए जो टीम लगाई गई थी, उसमें अगले दिन दोपहर के बाद 3 फुटेज अच्छे मिले। एक फुटेज में एक व्यक्ति पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी लगाए हुए, जिसमें टोपी के आगे का भाग काफ़ी नीचे झुका हुआ, यानी अगर वो थोड़ा सा नीचे कर ले सिर को तो उसका मुंह साफ नहीं दिखाई देगा। वो बहुत संभाल के कैमरे की तरफ अपना मुंह न करके सीधे जाता है, लेकिन उसके निकलने की कोई फुटेज उस रास्ते से नहीं मिली। तो ये माना गया कि ये इस रास्ते से वापस नहीं आया है। सवेरे तक की सब फुटेज देख ली गई। सूचना जो जिस समय मिली थी, पुलिस जब वहाँ पहुँची थी, उसकी और घटना होने के बीच की सारी फुटेज बारीकी से देख ली गई, लेकिन वो आदमी भीतर तो गया लेकिन आया नहीं। तो पीछे की फुटेज, जो उसके घर के पीछे का जो रोज़ हैं, जो वहाँ पे जो मकान बने हुए हैं, वहाँ से फुटेज निकाली गई। उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट फुटेज ये मिली कि एक व्यक्ति पहले थोड़ा नीचे गिरा, उसके बाद खड़ा हुआ, एक पैर की ही चप्पल उसके पैर में थी, दूसरा पैर नंगा था। खड़ा होने के बाद ऐसा लगता था उसे चोट सी लगी है। वो लंगड़ा के थोड़ा आगे तक चला, जहाँ तक सीसीटीवी का कवरेज एरिया था। एक दिन पहले की फुटेज में भी वही व्यक्ति हाथ में एक छोटा सा बैग लिए हुए वो आदमी दिखाई दिया, और कमोबेश जो घटना का समय था, जिस समय वो भीतर गया, जब पुलिस को सूचना मिली, जिस समय पुलिस वहाँ पहुँची, ये फुटेज उसके पहले की थी, 5 मिनट 10 मिनट पहले की। ऐसा लग रहा था कि वो किसी छत से कूदा है नीचे और कहीं पर किसी छज्जे से टकराया है, नीचे गिर गया है और फिर खड़ा हुआ है, लंगड़ाते हुए वहाँ से चला गया है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद फॉरेंसिक की टीम को एक बार फिर भेजा गया कि इनकी छत और इनके अगल बगल जो लोग हैं उनकी छतों पर देखा जाए कि क्या कहीं पर स्ट्रॉन्ग जो फिंगरप्रिंट है या स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है उसको निकाला जाए, क्योंकि अगर कोई कूदेगा हाथ का सहारा लेके या पैर पर भार दे के कूदेगा तो उसका अच्छा प्रिंट वहाँ पर आना चाहिए। फिर से दोबारा जब वहाँ छत पे जांच शुरू की गई तो एक बैग जिसमें कुछ पासबुक रखे हुए थे,
पैरों का दीवार पर एक निशान, जैसे लगता था कि पैर टिकाकर ऊपर चढ़ा गया है, और बगल वाली छत तक जाते समय जो पैरों में चूना लग गया था दीवार का, उसका निशान यानी फुटप्रिंट। अब ये लगभग तय हो गया था कि आदमी भीतर से सीढ़ी के सहारे ऊपर आया है, ऊपर से इसे पता है सब कि किस छत से कहाँ कूदने पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे। वो वहाँ छत से कूदा है और कूद के पीछे वाली सड़क से लंगड़ाते हुए चला गया है। पुलिस पर दबाव बहुत था। फौरन पुलिस ने ये जो फ़ोटो, उसमें से स्टिल फोटोग्राफ निकाल के वो जारी की कि ये व्यक्ति है, इसके बारे में अगर किसी को कोई सूचना मिलती है तो उपलब्ध कराई जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी वो सीसीटीवी फुटेज उतनी देर की उपलब्ध कराई गई कि ऐसा लगता है कि कोई जानकार आदमी है, क्योंकि इसमें भी फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, फ्रेंडली एंट्री थी। ताज़ी चाय बनाई गई थी, बैठ के उसने चाय पी थी, और चूँकि पति उनके नीरज सत्संगी अपाहिज थे, पैरों से चल नहीं पाते थे, गंभीर बीमारी थी, उनके स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत थी, तो नेचुरली उस व्यक्ति के साथ बैठकर रूपा सत्संगी ने चाय पी होगी। और फिर वहीं ऐसा कुछ हुआ कि इन दोनों की हत्या हुई, और वो सीढ़ी के रास्ते से भाग के ऊपर पीछे गया। बगल वाले की छत तो थोड़ा नीचे थी, उससे नीचे जो छज्जा निकला होता है उस पर गया, और फिर उसने वहाँ से नीचे जाने के लिए वो वहाँ से कूद गया। इसी बीच में वो कहीं टकराया या फिसला जब वो गिर गया। जैसे ये सूचना अखबारों में छपी, टीवी पर दिखाई गई, फ़ोन कॉल्स आने लगे एसएसपी के पास भी, कंट्रोल रूम को भी, और संबंधित इंस्पेक्टर बलवीर सिंह को भी, जो प्रेमनगर के इंस्पेक्टर थे और मुकदमे के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। नीरज सत्संगी का बेटा जतिन सत्संगी जब वापस आया, जब दिल्ली से भागते हुए किसी तरह पहुंचा वो बेचारा पत्नी के साथ, तो उसने एक तहरीर दी। सब चीज़ें उसने देखी समझी और एक तहरीर दी, जिसके आधार पर 25 तारीख को 24 की शाम को ये घटना है। लेकिन चूँकि उसके आने में देर हुई, उसने सबसे कहा कि आप कुछ चीज़ें वहाँ डिस्टर्ब न करिएगा, मैं आ रहा हूँ, मैं भी समझूंगा इसे, और उसके बाद फिर आके मुकदमा लिखाऊंगा। 25 तारीख को एक मुकदमा लिखा गया 269/2019, सेक्शंस लगी 452, 302, यानी घर में घुसकर हत्या करना। मुकदमा लिख लिया, बलवीर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इनिशियल उसके पास जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी के हिसाब से ढेर सारे फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, कुछ बिखरा हुआ सामान। दूसरा ये था कि घर के भीतर श्री सत्संगी के कमरे में तमाम सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ढूंढने की कोशिश की गई है या कुछ ले भी गया है, लेकिन क्या ले गया ये जतिन यानी सत्संगी दंपति का बेटा भी नहीं बता पाया। मैंने जैसा बताया कि पुलिस पर दबाव बहुत ज़्यादा था। राजनीतिक पार्टियों के लोग, दिल्ली से आए हुए लोग, मृतक सत्संगी दंपति के जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं वो, ये सभी पहले इंस्पेक्टर से उन्होंने पूरी बात पूछी, फिर सर्किल ऑफिसर से, फिर एसपी क्राइम से, फिर एसएसपी से, सबसे पूछी। लेकिन 3 दिन तक जितनी भी बात पुलिस उनको बताती थी वो अगले दिन अखबारों की सुर्खियां होती थी। एसएसपी पूछते थे क्राइम ब्रांच वालों से भी, एसपी क्राइम से, कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस अखबारों में कैसे छप रही है, ऐसे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात की भी का भी विचार हुआ कि आखिर किसने किसको कितना बताया था, और फाइनली ये पता लगा कि जो उनके रिश्तेदार 4-6 आते थे, पूछते थे, संभवतः उनके या तो किसी प्रेस वाले से कोई संबंध थे, या प्रेस वाले उन लोगों से बात करके
सारे प्रेस वालों को पता था कि आज कौन लोग किससे मिलने गए हैं, तो उन्हीं को फ़ोन करके उनसे पता करके और उसकी ब्रीफ लिखते थे। फॉलोअप आधे आधे पन्ने का छपता था। इस पर मुनिराज जो तत्कालीन एसएसपी थे, उन्होंने फिर मीटिंग करके और ये बताया कि सेंसिटिव डिटेल्स आप बिल्कुल किसी को नहीं बताएंगे। लोगों ने बताया कि परिजनों को बताते समय उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इसे कहीं और न बताया जाए, लेकिन परिजनों के नाम पे शायद मृतक के एक भाई थे और दूर दराज के रिश्तेदार थे। जतिन उस बीच में कहीं गया नहीं था, किसी के पास गया हो, और जतिन से बहुत ज़्यादा जो कुछ बताना होता था इंस्पेक्टर स्वयं जाके उसके घर पे बता दिया करते थे, और उसने प्रेस वालों को भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया था। एसएसपी ने जब अपनी टीम को बताया कि कोई ब्रीफिंग इस तरह की नहीं करेगा जिससे हमारी इन्वेस्टिगेशन को नुकसान हो, तो इतना सुनना था कि उन्होंने पुलिस वालों ने जो भी पूछने आता था मना कर दिया। साहब हम कुछ नहीं बताएंगे, बजाय इसके कि उनको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना बता के जो सामान्य चीज़ें हैं वो बताई जा सकती थी, लेकिन पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया गया कि नहीं साहब हम कुछ नहीं बताएंगे, मेरे लिए यही आदेश है। जब वहाँ से कुछ नहीं पता लगा, वो भाग के हमारे पास आए कि साहब पता नहीं कोई बात है, कोई खिचड़ी पक रही है, और कोई पुलिस अधिकारी हमको, हमारा अधिकार है ये जानना कि हमारे केस में क्या हो रहा है, और फिर भी हमें नहीं बताया जा रहा है। मैंने एसएसपी से बात की उस समय कि क्या बात है, क्या अगर आप खुद मतलब वन मैन कॉन्टैक्ट रखिए, आप बताना चाहें तो आप बताइए, किसी और से ये बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि इनको भी पता होना चाहिए। मुनराज ने सारा डेवलपमेंट बताया। उसके बाद रिक्वेस्ट की कि सर इनसे प्लीज़ शेयर मत करिएगा, जो उसकी सेंसिटिव डिटेल थी। हम लोग 3 दिन से देख रहे हैं, जो चीज़ इन्हें बताते हैं इनके भले के लिए या इनको कॉन्फिडेंस मिलेगी, वो पता नहीं कैसे अगले दिन अखबार में छप जाती है। तो ये चेक करने के लिए कि इनसे अखबार तक बात पहुंच रही है या हमारे यहाँ कोई ब्लैक शिप है जो इस बात को अखबारों में लीक करता है। मैंने भी उनसे कहा कि नहीं, इसमें कुछ सेंसिटिव डिटेल्स हैं जो नहीं बताई जा सकती हैं, और आपको बताने पर ये परसेप्शन है नीचे कि वो अखबारों में छप जाता है। फिर वहाँ से वो लोग तमतमा के गुस्से में गए, और उसके बाद वो लखनऊ पहुँचे, हमारे तत्कालीन डीजीपी साहब से मिले और सारी शिकायत की कि सारी पुलिस मिली हुई है, नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं, हम लोगों को इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल नहीं बताई जा रही हैं, अपराधियों से मिल गए हैं, पैसा ले लिया है। जब आदमी शिकायत करने पे आता है तो पुलिस की बहुत ढेर सारी शिकायत करता है। डीजी साहब वहाँ एडीजी से, अपने एडीजी जोन से भी, मुझसे भी और एसएसपी से भी, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, इनको कुछ तो इनको ब्रीफ कर देना चाहिए, आप सब चीज़ें सेंसिटिव नहीं हो सकती, ऐसी ऐसी बातें की। और तलखी में भी किसी से बात की, किसी अधिकारी से, तो वो बात नीचे तक परकुलेट हुई कि भाई अब अधिकारी बहुत नाराज़ हो रहे हैं, केस का खुलना बहुत ज़रूरी है। अगर यह जल्दी न पकड़ा गया तो हो सकता है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। ये सब चल ही रहा था, तो तब तक जब सीसीटीवी की फुटेज से निकाली गई फ़ोटोग्राफ जो अखबारों में छपी थी और जो तमाम सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे चली थी, उसको देख के कई फ़ोन आए कि साहब फला आदमी बिल्कुल ऐसा ही है, फला आदमी, इस तरह से कई लोग उठाए गए, उनसे पूछताछ की जाती थी। और जब ये पता लग जाता था कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाता था। इतने दबाव के बाद एक आदमी उसी तरह की कद काठी का, लगभग वैसे ही पैंट शर्ट पहनने वाला, उसी तरह की चाल वाला, किसी ने सूचना दी कि हमारे मोहल्ले में फला आदमी है और बस इसी ने मर्डर किया है। इसकी फ़ोटोग्राफ मैंने, वीडियोग्राफ अपने घर से खींची है, वो भी मैं भेज रहा हूँ। एसएसपी को भेजा, उन्होंने डिटेल उसकी भेजी। सीसीटीवी में लगने लगा कि हाँ कुछ है उस तरह का, हालांकि डिफरेंट था लेकिन थोड़ा बहुत लगने लगा, क्योंकि वो कैप पहने हुए था जो सीसीटीवी में अपराध के दिन जो फ़ोटो मिली थी,
और ये आदमी कैप नहीं पहने था। बहरहाल उसको बुलाया गया, पुलिस दबाव में थी ही। पुलिस ने ये भी पता किया कि इसकी थोड़ी बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री है। जब पुलिस ने अपने तरह से उनसे अच्छी वाली पूछताछ शुरू की अपने स्तर से, तो उसने थोड़ी देर में कहा कि मारिए मत, मैं सब बताता हूँ। और उसने उतनी बातें जो उसने अखबार में पढ़ रखी थी वो उनको बताना शुरू किया। पुलिस को लगा कि बहुत बढ़िया काम हो गया, ये आदमी मिल गया। और जो भी उस समय लोअर लेवल पे जो पुलिस वाले उसे पकड़ के लाए थे, पूछताछ कर रहे थे, उन्होंने उसकी कहानी में थोड़ा सा पैच वर्क और कर दिया और कहानी बिल्कुल ओरिजिनल लगने लगी। अगले दिन सवेरे एक प्रतिष्ठित अखबार में आधे पन्ने की खबर छपी कि साहब मुलजिम पकड़ गया, क्राइम ब्रांच के फलां ऑफिस में उससे पूछताछ हो रही है, उसका नाम ये है, उसका पता ये है, उसकी ये क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्यों उसने ऐसा किया है, इस बारे में पुलिस जानकारी कर रही है और जल्दी ही पुलिस इसका खुलासा कर देगी। अब ये छपते ही आग बबूला हो गए सत्संगी दंपति के परिजन। फिर उन्होंने ये कहा कि जब साहब पकड़ लिया गया है तो मेरी भी बात कराइए। पुलिस कहती रही कि नहीं साहब, अभी वो मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। उनका साहब अखबार में ऐसे थोड़ी निकल जाता है। हुआ ये था कि या तो किसी पुलिस वाले ने ही थोड़ा भार कम करने के लिए ये लीक कर दिया, या क्राइम रिपोर्टर्स, बहुत ढेर सारे स्टिंगर्स पुलिस वालों के संपर्क में रहते हैं, कहीं से उनको ये बात पता लग गई, अखबारों में ये बात छप गई। रात में जब एसपी क्राइम रमेश भारती उससे डिटेल्ड इंटरोगेशन करने गए तो वो मौके की ही बातों में, मौके पर जो चीज़ें थी सीन ऑफ क्राइम में, उसी में उलझ गया और चीज़ें गलत बताने लगा। सबको उस कमरे से बाहर करके रमेश भारतीया ने उससे पूछा कि जब तुम नहीं थे मौके पर इतनी झूठी बात क्यों बता रहे हो, मर्डर को क्यों अपने सर पे ओढ़ रहे हो, किसी को बचाना चाहते हो? कौन मर्डर अपने सिर पे ले लेता है कि नहीं मैंने किया है? उसने कहा साहब कोई बात नहीं, मार से, पिटाई से बचने के लिए ऐसा मैंने किया था, मैंने कुछ नहीं किया है। और जब मैं कहता था कुछ नहीं किया है तब मेरी पिटाई होती थी। तो ये थोड़ी देर के लिए वो लोग जो पुलिस वाले थे जिन्होंने इस आदमी को पकड़ा था, उन्होंने अधिकारियों को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं साहब यही है। बात एसएसपी तक और मेरे तक आई। एसएसपी ने भी जाके उससे पूछताछ की और फिर वहाँ से बताया साहब ये गलत है, ये मुलजिम नहीं है। इसको बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी नहीं पता है, मेज कहाँ पर रखी थी, श्रीमती सत्संगी किस कलर का कपड़ा पहने थे, श्री सत्संगी पलंग की बाईं तरफ थे या दाहिनी तरफ थे, श्री सत्संगी के उस कमरे में जिसमें ये तथाकथित कह रहा था मैंने मारा है, उसमें टीवी कहाँ लगा हुआ था। बस इन्हीं सब सवालों में उलझ गया और फिर उसको वहाँ से छोड़ा गया। थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो पुलिस उस आदमी को इस मर्डर में खोल के अपने काम की इतिश्री कर लेती, लेकिन सेंसिबल ऑफिसर्स के सुपरविज़न में ये हो रहा था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच और तरह की सूचनाएं आती रहीं। एक सूचना को वेरीफाई करने के लिए पुलिस गई। पटेल नगर कि साहब ये फलां जगह रहता है, टेम्पो चलाता है, ये वही आदमी है। और वहाँ ये भी बताया गया है कि ये वहीं सत्संगी दंपति के मकान के सामने बहुत दिन तक किराए पर रहा है। सूचना में थोड़ा दम लग रहा था, फोर्स गई वहाँ पर तो पता लगा। घटना के दिन की डेट बता के उनके घर वालों ने बताया साहब को वो उस दिन से बाहर गया है टेम्पो लेकर किसी सवारी को छोड़ने के लिए और अभी तक नहीं आया है, 3-4 दिन हो गए थे।
उसका नंबर खंगाला गया। नंबर लेके मोबाइल उसका स्विच ऑफ आया। घटना के ठीक पहले स्विच ऑफ हो गया था और घटना के बाद बहुत दिनों तक खुला नहीं, दिल्ली में स्विच ऑन हुआ, उसके बाद फिर स्विच ऑफ हो गया। उनके पूरे घर वालों के और जितने नाथ हित सबके नंबर लेके लगवाया गया। ये पता लगे कि ये कौन आदमी, नाम पता उसका पता लग गया था, अनुराग उर्फ अंजू उर्फ वासु, टेम्पो चलाने का काम करता था। ये भी बताया कि श्री सत्संगी के मकान के ठीक सामने जो रोड, जो गली गई है, गली क्या है, वो उतनी चौड़ी रोड है जिस रोड पर एंट्री के बाद दाहिने हाथ श्री सत्संगी का मकान है, उसी के ठीक सामने उतनी ही चौड़ी एक रोड गई है, जिसमें कॉर्नर और उसके बगल वाले मकान में से किसी एक में ये किराए पर रहता था, जो इसके सगे बहनोई का मकान था। बाद में इसके बहनोई ने वो मकान बेच दिया, तो वहाँ से छोड़ के वहाँ थोड़ी दूर पर ही रहने लगा। पटेल नगर जगह है शायद। तो जब सब सारे नंबर इनके ढूंढे गए तो इसका नंबर कब खुला था, कब बंद हुआ था और दूसरा नंबर इसने कब लिया, ये सब पता लग गया। ढूंढते ढूंढते ये पता लगा कि इसने जीबी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में ये 2 दिन रहा। उसके बाद ये आगरा चला गया। आगरा में इसकी एक बहन का होना पाया गया। पुलिस उनके यहाँ गई। उन्होंने बताया बस अभी 2 घंटे पहले ही किसी से फ़ोन से बात हुई है बरेली और ये बाहर निकल गया है। बहरहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। 31 जुलाई को, 24 की ये घटना है, 31 जुलाई को वो पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम अनुराग उर्फ अन्नू उर्फ बाशु, पुत्र राजकुमार, निवासी C435 राजेंद्र नगर, घटनास्थल से थोड़ी दूर पर, पटेल नगर नहीं था, राजेंद्र नगर, वहाँ का रहने वाला है। CCTV दिखाई गई। उसने बताया कि हाँ साहब ये मैं ही हूँ। चोट कैसे लगी उसने बताया, साहब मैं इस तरह से इस मकान से कूदा था, इसलिए मेरे पैर में चोट लग गई थी। और लगी नहीं थी, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। मेरी स्पाइनल कॉर्ड बुरी तरह से इंजर्ड है। इतनी चोट के बाद मैं सीधे वहाँ से अपने टेम्पो से अपने एक दोस्त के यहाँ गया, उससे कुछ पैसे उधार लिए और वो पैसे लेकर मैं सीधे वहाँ से दिल्ली गया। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर में हमारा इलाज शुरू हुआ। 2 दिन इलाज हुआ। उसके बाद अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा। उसको लगा कि अगर मैं आधार कार्ड दिखा दूंगा तो कहीं न कहीं पकड़ा जाऊंगा। वहाँ से वो बिना पूरा इलाज कराए हुए ये कह के कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से चला आया। वहाँ से फिर ये भाग के अपनी सिस्टर के यहाँ आगरा गया, जहाँ ये 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा और डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मुश्किल है ठीक होना, और इसे वापस घर भेज दिया गया। इस बीच में इसको, जो इसकी बहन वहाँ रहती है, जिसके मकान में किराए पे रहता था ये बरेली में, उसने किसी से, अपने भाई से संभवत, वो ब्यूटी पार्लर का काम करती है और उसका PCO भी पहले चलता था, किसी से उसको फ़ोन कराया कि पुलिस अब बहुत पूछताछ कर रही है। ये वहाँ से भागा और फिर रास्ते में पकड़ लिया गया। उसने ये बताया कि साहब मैं चूंकि सामने ही रहता था, टेम्पो चलाता था, श्री सत्संगी को कभी डॉक्टर के यहाँ ले जाना हो, वहीं फ़ोन से बता दिया करते थे सत्संगी साहब या उनकी पत्नी, और मैं उन्हें डॉक्टर के यहाँ दिखा लाता था। कभी कभी बहुत जल्दी में श्रीमती सत्संगी होती थी बैंक जाने के लिए, तो आवाज़ दे देती थी या बुला लेती थी, मैं उनको बैंक ले आता था। और ऐसा
हफ्ते में कई कई बार मैंने किया। इसकी वजह से उनके घर में मेरी एक्सेस थी। मैं कभी वैसे ही कि बताइए और कुछ लाना तो नहीं है, चला जाता था। रूपा सस्ते भी पिलाती थी और तमाम उसके जैसे घर के राशन के बारे में बताया कि कभी वो बेचारे कहीं जा नहीं सकते थे, बेटा दिल्ली में रहता था, इनको बैंक का काम पड़ गया तो बैंक में छोड़ने के बाद इसे पैसा देती थी कि ये पैसा ले लो, ये सामान है, कागज़ पे लिख के उसे दे दिया, इसे ख़रीद के घर पे छोड़ देना, पैसा और लगेगा तो बताना, शाम को आना, हम दे देंगे। सब्जी है, अनाज है या घरेलू बहुत ढेर सारे ये भी ले आया करता था तो घर पे रख दिया करता था। श्रीमती सत्संगी थोड़े दिनों में रिटायर होने वाली थी और ये हर दूसरे तीसरे दिन उनके यहाँ, चूँकि सब जगह इसके पूरे घर में आना जाना था, बातचीत में उसे ये एहसास हुआ कि ये लोग शायद रिटायरमेंट के बाद इस मकान को बेच के अपने बेटे के पास दिल्ली चली जाएंगे। कभी कभी मन की बात आदमी कहता है, कोई इस तरह की बात उनके बेटे ने भी नहीं बताई कि मकान को बेचने की कोई बात थी, लेकिन कोई बात चली होगी तो उन्होंने कहा होगा रिटायरमेंट के बाद यहाँ कहाँ रहेंगे, बेटे बहू के पास रहेंगे, मकान बेच देंगे। और डॉक्टर साहब उनकी श्री सत्संगी की दवा लाने उनको देने के चक्कर में कई बार उसने उनका पैसा कहाँ रखा जाता है, कहाँ से पैसा निकाल के देते हैं, ये भी देख लिया था। अनुराग ओरिजिनली पीलीभीत का रहने वाला था, शहर का। वहाँ से इस भाई बहनों समेत ये यहाँ आ गया था जहाँ अपना जीविकोपार्जन का काम ये लोग करते थे। वहाँ से उसने जो लोहे की दुकान है वहाँ से एक इमाम दस्ता खरीदा, यानी खल मूसर जो पहले घर में मसाला कूटने के काम आती थी, लोहे का बर्तन सिलिंड्रिकल, और उसको कूटने के लिए भारी लोहे का जिसमें ऊपर हल्का सा हत्था भी बना होता है, उससे महिलाएं करती थीं। अब तो मिक्सी ने सब चीज़ें इधर उधर कर दी हैं। इमाम दस्ता खरीदा जो बहुत छोटा था और बहुत भारी था, उसको एक बैग में रखा और वहाँ से उसने प्लान किया कि हम इनके यहाँ बहुत पैसा मिल जाएगा, पैसे की तंगी चल रही है, हम अपना काम कर लेंगे। उस दिन उसने आवाज़ लगाई, रूपा सत्संगी ने दरवाज़ा खोला, चाय पिलाई, फिर इसने मौका देख के श्री सत्संगी के सिर पर वार कर दिया। वो बेचारे पैर से चल नहीं सकते थे, इसलिए वहीं वो लुढ़क गए। लेकिन उनके मुंह से जो चीख निकली वो देखने के लिए श्रीमती रूपा सत्संगी बाहर किचन में थी, काम कर रही थी। बाहर जैसे ही निकली, ये उस समय वार कर रहा था इमाम दस्ते से श्री सत्संगी पे, उनकी चीख निकल गई। वो इतनी जोर से चीखी कि श्री सत्संगी को छोड़ के वो सीधे इनके सिर पर उसने वार कर दिया। उसके बाद वो बोल नहीं पाई। चीख सुनने के उसके बाद ही अपना वहाँ जाकर उसको जो भी रुपए पैसे की जहाँ अंदाज़ था वहाँ पैसा रुपया उनके बैंक की सब डिटेल्स वो खंगालने लगा। चीख की आवाज़ सुन के जब पड़ोसी आए और इनके घर के सामने ही खड़े होकर आवाज़ लगाने लगे, वो उस समय उसको लगा। और इसी बीच में बगल वाले पड़ोसी भी आ गए, 2-3 लोग और आ गए। उसके दिमाग में ये आया कि लगता है ज़्यादा लोग आ गए हैं। उसे ऊपर का रास्ता पता था, सीढ़ियों से छत पे पहुंचा, छत से बगल वाले की छत पे पहुंचा, वहाँ से कूदा और बाकी चीज़ें ये पता लगी। नीरज सत्संगी की जितनी बातें थी जो वो कंफर्म हुई, सब क्रॉस चेक की गई, टाइमिंग चेक किया गया। गुरु तेग बहादुर से पता किया कि इसने अपने आप को ये बताया था कि हापुड़ में इसका एक्सीडेंट हो गया है। आधार मांगने पर ये बिना इलाज किए चला गया था। इसका जो इलाज वहाँ आगरा में डॉक्टर ने किया, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, उन्होंने भी यही बताया। चूँकि वहाँ पर उसके इलाज के लिए उसकी सिस्टर ले गई थी तो इसलिए उनको वो लोकल थी, उनके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। फिर वहाँ से जब ये भागा, जब पकड़ा गया, उनके पुत्र सत्संगी दंपति के पुत्र जतिन सत्संगी भी है और वो बार बार ये कहते रहे साहब कि ये कारण नहीं, कोई और कारण हो सकता है। अच्छा, इस बीच में उसने अपने बचने के लिए तमाम किस्से कहानियाँ बताए।
कि साहब इन्होंने कहा था मारने के लिए, उन्होंने कहा था, पैसे के लिए नहीं मार रहा था। मैं इस तरह की बातें तमाम बाद में जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत बाद में सारी बातें झूठी पाई गई। सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उसने ये किया था। लेकिन फिर भी डबली श्योर होने के लिए जतिन सबके पास गया, मेरे पास भी आया कि साहब इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। उनको बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर है और दूसरी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में सबमिट होगी। अगर कोई एडिशनल फैक्ट उस समय आपके दिमाग में है तो आप बताइएगा। उन्होंने कहा साहब हमको ये लगता है कि इसका नार्को, ब्रेन मैपिंग या लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। पुलिस ने फ़ौरन कोर्ट में अप्लाई किया कि साहब हम इसका ये टेस्ट कराना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के टेस्ट कराने की अनुमति देने से पहले उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक है जिसका ये सब टेस्ट होना है। और अनुराग उर्फ अन्नू ने या उसके वकीलों ने साफ मना कर दिया कि हम इसके लिए सहमत नहीं हैं और वो ये टेस्ट नहीं हो पाए। खैर 24 अक्टूबर 2019 को सारे साक्ष्य, उसके पास से 25,000 रुपये बरामद हुए, मृतका का बैग बरामद हुआ, मोबाइल फ़ोन उनका बरामद हुआ, उसमें 394 की धारा और लगाई गई जो अपराध पंजीकृत हुआ था। और 24 अक्टूबर को आरोप पत्र संख्या 223 सारे साक्ष्य के साथ चार्जशीट सबमिट कर दी गई। वो जेल में है और ट्रायल इसका अभी शुरू नहीं हुआ था। सॉरी, उनका ट्रायल शुरू हो चुका था और इसमें बयान और जिरह शुरू हुए थे जब ये कोविड काल शुरू हुआ है। अब आज की इस घटना में पारिस्थितिक या परिस्थिति की ही गलती ऐसा लगती है कि कोई आदमी जिस पर इतना विश्वास किया जा रहा है वो जब चाहता है जब चला आता है, उसकी एक आवाज़ पे दरवाज़ा खुल जाता है, वो दवा भी ले आता है, वो दवा भी देता है, वो ऊपर भी जाता है, वो नीचे भी जाता है, घर की पूरी उसको जानकारी है। इतना ज़्यादा विश्वास इस दंपत्ति ने उस पर किया था और सिर्फ यही गलती एक लगती है कि इतना अधिक विश्वास ऐसे आदमी पर जो पहले पड़ोसी था और पड़ोसी भी नहीं है, टेम्पो चालक है, ये भी शायद इस घटना का कारण था। इतनी नज़दीकी की वजह से ही शायद उसके दिमाग में लालच आ गई। उसको पता लग गया कि रिटायर होने वाले हैं, जाने वाले हैं। अब किस पर विश्वास किया जाए ये बार बार दिमाग में कौंधता है, गूंजता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिना किसी के पूरा काम चलेगा, लेकिन जिस पे यकीन किया उसने वो पूरा परिवार ही समाप्त कर दिया, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को मार दिया। तो परिस्थितियों की, अनुराग के मन के लालच की, अनुराग का के किए गए विश्वासघात की और दंपति द्वारा उन पर किए गए अंधाविश्वास के कारण ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही नृशंस, बहुत ही निंदनीय घटना हुई थी। अगर आपकी ये समझ में आता है किसी और की गलती है तो कृपा करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।